हेलो स्टूडेंट। आशा है कोविड-19 के प्रभाव में आप लोग सब सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को आज मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें उन्होंने निश्चय किया है कि वे किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। प्रारंभ में जैसे आपको पता है कि जो विश्व था वो दो शक्तिशाली गुटों के बीच में बटा हुआ था, एक सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे जो उपनिवेशवाद से जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे, जिसमें भारत भी है, दक्षिण जो एशियाई देश हैं, उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी भी शक्तिशाली गुट पावर ब्लॉक के साथ में नहीं रहेंगे और ना ही उनका विरोध करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और घाना में ये इसका प्रारंभ किया। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शुरुआत हुई उसके कारण के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करें तो उसमें हम देखेंगे कि शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और शीत युद्ध का प्रारंभ किस किस के बीच में हुआ था? वो था कि रूस और अमेरिका के बीच में था। शीत युद्ध की जो घटना हुई वो ज़्यादातर जो लोग थे, जो देश थे, वो एक तरफ तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने अपना एक यूनिटी दिखाकर दूरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और क्या हुआ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगे और इन मतभेदों से तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि रूस जो था वो साम्यवादी खेमे का था और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी खेमे का था। इस तरह से विश्व दो गुटों में बट गया और इन दोनों राष्ट्रों का ये प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो हमारे पक्ष में हो जाएं। दूसरी बात, इसको शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों पक्ष आपस में जो है फ्रंट पे आके तो लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन इस तरह का इन्होंने वातावरण बना रखा था जिससे युद्ध का खतरा हमेशा दिखाई पड़ता था। इसमें जैसे हम मान सकते हैं कि बर्लिन संकट है, कोरिया युद्ध है, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण है, सैनिक संगठन है, हिंद चीन की समस्या है, U-2 विमान कांड है, क्यूबा मिसाइल संकट है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया था। 1991 में आप सभी जानते हैं कि सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। शीत युद्ध, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर के धमकियों तक ही सीमित युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में कोई वास्तविक रूप से युद्ध नहीं लड़ा गया था। यह केवल एक परोक्ष रूप से लड़ा हुआ युद्ध था। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद को ही प्रमुख रूप से सामने रखे थे। इनमें मतलब वैचारिक जो मतभेद थे वही राष्ट्रों के सामने वैश्विक पटल पर दिखाई दे रहे थे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध माना जा सकता था, जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित था। ये भी कहा जा सकता है कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जो
कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया था। ना तो इस युद्ध में किसी तरह की कोई गोली चली थी, ना ही कोई घायल हुआ था। और लेकिन अपनी शक्ति को कायम करने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष रूप से युद्ध लड़े गए थे। युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के लिए, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में युद्ध लड़ने से रोकने के लिए ये प्रयास किए गए थे। और ये दोनों जो शक्तियां थी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती थी। हालांकि जो शीत युद्ध है वो किसी भी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे नहीं लड़ा गया था कि भाई किसी पत्थर से या कहीं भी शस्त्रों से कोई भी शीत युद्ध नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध को लड़ने में एक तरह से दोनों जो देश थे वो आपस में ही कहते हैं ना कि कूटनीतिज्ञ दृष्टिकोण देखते हुए कि भाई कैसे किसको नीचा दिखाया जाए, कैसे किसका क्या किया जाए, वो सारा सहारा लेते थे। शीत युद्ध के बारे में केपीएस मेनन का हम यहाँ पे चर्चा करें, उनके अनुसार शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सरहारा तानाशाही, दो गुटों, नाटो और वार्सा समझौता, दो राज्यों, अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं, जॉन फॉस्टर इल्लास तथा स्टालिन के बीच का युद्ध था, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको नॉन अलाइनमेंट के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन उसकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो शुरुआत हुई वो किस वजह से हुई, या क्या जरूरत थी एक नया मूवमेंट अख्तियार करने की या शामिल होने की, तो ये इसकी पृष्ठभूमि में आता है शीत युद्ध, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति कहा जा सकता था। और एक और बात मैं बता दूं, जैसे अब सामान्य तौर पर कहते हैं लोग कि भाई चोट का निशान भूल सकता है लेकिन जवान का कहा हुआ नहीं भूल सकता। ठीक इसी प्रकार से कि यह वैचारिक युद्ध होने के कारण इसका प्रभाव वास्तविक युद्ध से भी बहुत ज्यादा भयानक था। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बलवान होती जा रही थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे और ये ही जो सुदृढ़ मतभेद जो थे वही शीत युद्ध के कारण जाने जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ चर्चा करें कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या थे, तो जैसे आपको मैं बताऊं कि पूंजीवादी और साम्यवादी ये अपनी विचारधारा का निर्माण करना चाहते थे कि भाई किस तरह से नया जो है पूंजीवादी विचारधारा के जो राष्ट्र थे वो अपनी तरफ रखना चाहते थे और जो साम्यवादी विचारधारा वाले थे वो अपनी तरफ करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद हो गए थे। सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप, यूनान में साम्यवादी प्रसार, द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद, तुष्टीकरण की नीति, सोवियत संघ द्वारा बाल्कान समझौते की उपेक्षा, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, परस्पर विरोधी विचार, लैंड लीज समझौते का समापन,
फासीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग, बर्लिन विवाद, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना, संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित, ये सब जो कारण थे वो शीत युद्ध के सामान्य कारण कहे जा सकते हैं। क्योंकि जो शक्तिशाली गुट थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो, वो ये चाहता था कि विश्व पटल पर मैं ही एक सुपर पावर के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लूं। और इसके लिए उन्होंने इधर यूनानी देशों जो थे उनमें अपना साम्यवादी प्रसार प्रचार करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम की आड़ लेकर के अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। जर्मनी में बर्लिन विवाद इसका एक कारण रहा। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट जो बात मैंने आपको चर्चा करी कि इसमें सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा कि 1946 से 1989 तक, यानी कि 1946 से 89 तक विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अलग अलग रूप में कोल्ड वॉर ने, शीत युद्ध ने इसको प्रभावित किया। इसने दोनों के मध्य, दोनों कौन, अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा के साथ साथ दूसरे प्रभाव भी डाले, जैसे कि हर चीज को, विश्व जो है हमारा वो दो गुटों में बट गया, एक सोवियत गुट और एक अमेरिका गुट। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थों पर ही परखा जाने लगा। यूरोप का भी विभाजन हो गया। विश्व में आतंक और भय में वृद्धि हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म होने लगा। एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया जो कभी भी वास्तविक युद्ध में बदल सकता था। और इस वाले युद्ध में आणविक युद्ध की संभावना ज्यादा व्यक्त की जाने लगी, क्योंकि ये नहीं देखा जा रहा था कि आणविक युद्ध से जनता को कितनी हानि होगी, लेकिन दोनों देश इस पर आणविक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इससे एक और इफेक्ट आया, नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा और इससे निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों के निर्णय पर ही निर्भर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ समस्याओं के समाधान का एक मंच न होकर के क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक अखाड़ा बन गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियां उसमें परमानेंट मेंबर थी और दोनों महाशक्तियां अपने दांव पेच खेलने लगी। और इससे क्या होगा, सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए अथाह पैसा बहाने लगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताऊंगी कि जो सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापना करने के लिए गठित की गई थी, उसके वो इनके दोनों महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन गई और दोनों विरोधी शक्तियां होने के कारण उन्होंने बार बार अपनी वीटो पावर का मिसयूज किया। शक्ति संतुलन के स्थान पर यहाँ पर आतंक के संतुलन का स्थान उत्पन्न हो गया और जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। दोनों महाशक्ति शक्ति की राजनीति में विश्वास रखने के कारण तीसरी दुनिया के देशों में जो व्याप्त समस्याएं हैं, जो नए उपनिवेशवादी जो राष्ट्र थे, जो नए मुक्त हुए थे, नव उपनिवेशवाद, तो उनके लिए उनके पास में कोई हल नहीं था। उनके पास चाहे भुखमरी की समस्या हो, चाहे जनसंख्या की समस्या हो, उनके पास में, महाशक्तियों के पास में सिर्फ सिवाय अपने स्वार्थों को लड़ने के इसके अलावा कोई साधन नहीं थे। कोई बात वो सोचना नहीं चाहते थे। विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। और दूसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार तथा कूटनीति के महत्व को इसके द्वारा समझा जाने लगा और विश्व राजनीति में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाले, समस्त विश्व का दो गुटों में विभाजन करके विश्व में संघर्ष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। शक्ति संतुलन के स्थान पर
आतंक का संतुलन कायम हो गया। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जैसे यथार्थवादी राजनीति का आविर्भाव हुआ और विश्व राजनीति में नए राज्यों की जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो आपने जो ये देखा कि भाई किस तरह से शक्ति संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण रहे और उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव रहा, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।